आज रात तू कितना पैसा कमाएगी? यहां इसी तरह पड़ी रह? मरना चाहती है क्या? दोपहर की तेज धूप में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की डामर की सड़क जितनी तप रही थी, उतनी ही हिंसक वह चीख थी। हवा में महंगे इत्र और बासी शराब की बदबू घुल गई थी। चमकती काली सिल्क की शर्ट पहने राकेश की आंखों में हवस और गुस्सा दोनों चमक रहे थे। उसकी मजबूत पकड़ में फंसी लड़की की पतली कलाई मानो अभी टूट जाएगी। माफ कर दो भैया, प्लीज, लोग देख रहे हैं। 20 साल की प्रिया शर्मा की आवाज डर से कांप रही थी। उसका महंगा हैंडबैग और पुराने जूते उसकी बेचैनी साफ दिखा रहे थे। आसपास से गुजरते लोग एक नजर डालते, फिर यह सोचकर आगे बढ़ जाते कि यह किसी प्रेमी जोड़े का झगड़ा होगा। इस बड़े शहर की बेरुखी राकेश की हिंसा को और बढ़ावा दे रही थी। लोग क्या मेरा कर्जा चुकाएंगे? तुझे इस शानदार क्लब में काम दिया तो शुक्रगुजार होने के बजाय भागने की सोच रही है। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और प्रिया का सिर घूम गया। उसके गोरे गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद डामर पर गिरी और पल भर में सूख गई। राकेश को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रिया के बाल पकड़ लिए। ठीक उसी समय पास के एक कैफे के टेरेस पर बैठी एक महिला की नजर उन पर पड़ी जो आइस्ड अमेरिकानो पी रही थी। सफेद लिनेन शर्ट, एंकल लेंथ जीन्स, बिना मेकअप का चेहरा और कसकर बंधे बाल। पहली नजर में वह किसी आम कामकाजी महिला की तरह लग रही थी जो छुट्टी का आनंद ले रही हो, लेकिन उसकी आंखें अलग थीं। हर स्थिति का विश्लेषण करती एक शिकारी की आंखें। मेजर आदिरा सिंह, उसकी असली पहचान भारतीय सेना की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेज यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेज की एक सक्रिय बटालियन कमांडर थी। दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में अनगिनत सफल ऑपरेशनों को अंजाम दे चुकी एक जीती जागती किंवदंती। 3 साल में पहली बार उसे पूरी छुट्टी मिली थी और एक आम नागरिक के तौर पर यह आप सचू का काम करता है। उसका चौथा दिन था। किसी झमेले में नहीं पड़ना है, उसने खुद से कई बार कहा था। वर्दी के बिना वह सिर्फ एक आम नागरिक आदिरा सिंह थी, लेकिन उसकी आंखें अनजाने में ही राकेश के शरीर का विश्लेषण कर रही थीं। बनावटी चौड़े कंधे, शरीर के ऊपरी हिस्से का अस्थिर संतुलन और धमकाते समय उसकी छोटी छोटी आदतें। एक मामूली गुंडा आदिरा के दिमाग में निष्कर्ष निकला। राकेश प्रिया को जबरदस्ती एक काली सेडान की ओर खींचने लगा। जब प्रिया ने विरोध किया तो उसने अपनी कमर से कुछ निकालने जैसी हरकत की। उसी पल आदिरा की आंखों की चमक बदल गई। वह चुपचाप अपनी जगह से उठी। उसकी उंगलियां पतली और लंबी थीं, लेकिन उनमें स्टील को तोड़ने की ताकत थी। उसके कदमों में कोई आहट नहीं थी। जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ता है, वह भीड़ में घुल मिलकर पलक झपकते ही राकेश के पीछे पहुंच गई। उस लड़की को छोड़ दो। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी ठंडी कि हड्डियों तक पहुंच जाए। राकेश ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा। एक ठीक ठाक दिखने वाली महिला उसे घूर रही थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, कौन है तू? तुझे इससे क्या मतलब है? दोबारा नहीं कहूंगी। उसका हाथ छोड़ दो। आदिरा की आवाज में कोई भावना नहीं थी। यह कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अंतिम चेतावनी थी। तू मरना चाहती है क्या? जैसे ही राकेश ने प्रिया को छोड़कर आदिरा की ओर हाथ बढ़ाया, सब कुछ पल भर में हो गया। आदिरा ने राकेश की कलाई को बड़ी सहजता से अंदर की ओर मोड़ दिया। यह मार्शल आर्ट की एक सटीक तकनीक थी जो बिना किसी जोड़ को तोड़े असहनीय दर्द देती थी। आह! राकेश के मुंह से चीख निकल गई। उसका भारी शरीर कागज की गुड़िया की तरह लड़खड़ा गया। आदिरा ने उसकी बांह को मोड़कर उसकी पीठ पर लगा दिया। इससे पहले कि राकेश का चेहरा गर्म डामर से टकराता, उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे रोक लिया। लगता है तुम्हें स्थिति समझ नहीं आई। मैं फिर से समझाती हूं, आदिरा ने राकेश के कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। पहला, तुम इस लड़की से अपना हाथ हटाओगे। दूसरा, तुम चुपचाप यहां से गायब हो जाओगे। और तीसरा, तुम फिर कभी इस लड़की के सामने नहीं आओगे। समझे? तू जानती नहीं मैं कौन हूं। मैं बिच्छू गैंग का राकेश हूं। तुझ जैसी को तो मैं यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। डरा हुआ कुत्ता ज्यादा भौंकता है। राकेश दर्द में भी अपनी पहचान का रौब दिखा रहा था, लेकिन आदिरा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बिच्छू गैंग? आदिरा हंसी। उसकी हंसी सुनकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। मुंबई में जितने भी रजिस्टर्ड गैंग हैं, वे सब मुझे याद हैं।
बिच्छू गैंग का नाम तो मैंने पहली बार सुना है। लगता है कोई छोटी मोटी टोली है। उसने राकेश की कलाई पर थोड़ा और जोर दिया। कड़क की आवाज के साथ राकेश की चीख निकल गई। आह, मेरी कलाई। अब तक लोगों का पूरा ध्यान उन पर आ चुका था। सब समझ गए थे कि यह सिर्फ प्रेमियों का झगड़ा नहीं है। कुछ लोगों ने अपने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आदिरा ने जमीन पर बैठी कांपती हुई प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब थोड़ी नरमी थी। तुम ठीक हो? प्रिया डरी हुई आंखों से बस उन दोनों को देखती रही, कुछ बोल नहीं पाई। मैं पुलिस को बुलाऊं या इस कचरे को यहीं साफ कर दूं? आदिरा की बात सुनकर राकेश घबरा गया। पुलिस का मामला उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। रुको, ठीक है, प्लीज इसे छोड़ दो। मेरी गलती थी। तब जाकर आदिरा ने उसकी कलाई छोड़ी। राकेश अपनी टूटी हुई कलाई को पकड़कर पीछे हट गया। उसने गुस्से और अपमान से भरी नजरों से आदिरा को देखा। तुझे आज के दिन का पछतावा होगा। मेरा नाम आदिरा सिंह है। आदिरा ने उसकी बात काटते हुए शांति से कहा। और पछतावा तुम्हें होगा। आज के बाद तुम्हारे हर गैर कानूनी काम को मैं एक एक करके उजागर करूंगी और तुम्हारी जिंदगी को जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। इंतजार करना। उसकी बातों में सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि एक ठंडा आत्मविश्वास था। राकेश को एहसास हो गया कि यह महिला साधारण नहीं है। यह उसके बस की बात नहीं है। वह कुछ गालियां बकता हुआ अपनी काली सेडान में बैठकर तेजी से चला गया। तूफान के बाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में फिर से रोजमर्रा का शोरगुल भर गया। लोग थोड़ी देर कानाफूसी करते रहे, फिर अपनी अपनी राह चले गए। आदिरा जमीन पर बैठी प्रिया के पास गई और अपना हाथ बढ़ाया। उठ सकती हो? प्रिया ने झिझकते हुए आदिरा का हाथ पकड़ लिया। वह हाथ गर्म और अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। शुक्रिया बाद में। पहले यहां से निकलना होगा। मेरे साथ आओ। आदिरा प्रिया को लेकर पास के एक शांत कैफे में चली गई। कोने की एक मेज पर बैठकर उसने अपने लिए कैमोमाइल टी और प्रिया के लिए आइस्ड चॉकलेट का ऑर्डर दिया। कुछ देर अजीब सी खामोशी छाई रही। प्रिया अब भी डरी हुई थी। आदिरा ने उसे थोड़ा समय दिया। वह जानती थी कि युद्ध क्षेत्र में फंसे नागरिकों को कैसे शांत किया जाता है। काफी देर बाद प्रिया ने धीमी आवाज में पूछा, अगर वो आदमी फिर से आ गया तो? नहीं आएगा। और अगर आया भी तो मैं उसे आने पर मजबूर करूंगी। आदिरा के रहस्यमयी जवाब से प्रिया उलझन में पड़ गई। क्या मतलब? आदिरा ने चम्मच से चाय हिलाते हुए कहा। उस आदमी का नाम राकेश था, है ना? बिच्छू गैंग का। उसने खुद ही सब बता दिया। बेवकूफ कहीं का। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहती तो मत देना, लेकिन अगर तुम इस नर्क से बाहर निकलना चाहती हो तो सब कुछ सच सच बताना बेहतर होगा। आदिरा ने सीधे प्रिया की आंखों में देखा। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि प्रिया नजरें नहीं चुरा सकी। उसे लगा जैसे वे उसकी आत्मा के आर पार देख रही हैं। प्रिया ने अनजाने में ही थूक निकला। आदिरा के होंठ धीरे से खुले। क्या हुआ था? शुरू से आखिर तक सब कुछ बताओ। यह एक सवाल नहीं, बल्कि एक ऐलान, एक जंग था। एक लड़की की जिंदगी बचाने वाली एक लंबी लड़ाई की शुरुआत। प्रिया ने कांपते होठों से अपनी नर्क जैसी कहानी सुनानी शुरू कर दी। आदिरा का सवाल उस ताले की चाबी बन गया जिसने प्रिया के मन के दरवाजे खोल दिए। वह पहली बार मिली थी, लेकिन उसकी ताकत और अटूट आंखों में प्रिया को एक ऐसा विश्वास महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने कांपते हाथों से आइस्ड चॉकलेट का गिलास पकड़ा और पिछले कुछ महीनों की अपनी दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। मैं पुणे से हूं। वहां एक कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी जब मां बीमार पड़ गईं। प्रिया की कहानी भारत के लाखों युवाओं की तरह ही शुरू हुई थी। अकेली मां की बेटी। वह मुंबई में एक सफल डिजाइनर बनने का सपना लेकर आई थी। दिन में एक स्टोर में और रात में एक रेस्टोरेंट में काम करके वह अपना किराया और खर्च चलाती थी। तभी उसे पता चला कि उसकी मां को कैंसर है। ऑपरेशन और इलाज का खर्च उसकी पहुंच से बहुत बाहर था। मुझे किसी भी तरह पैसे चाहिए थे। साहूकारों से डर लगता था। तभी रेस्टोरेंट में साथ काम करने वाली एक लड़की ने बताया कि एक ऐसा काम है जिससे आसानी से बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। वही एक जाल था। उसे बताया गया कि एक बार में सिर्फ मेहमानों से बात करनी है, लेकिन वहां का मैनेजर चालाकी से उसे और पैसे उधार देता रहा और उसे महंगे कपड़े और बैग खरीदने पर मजबूर करता रहा। जब तक प्रिया को होश आता,
उस पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो चुका था। और फिर राकेश आया। शुरू में वह बहुत अच्छा था। उसने मुझे दिलासा दिया और कहा कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। मैंने उस पर भरोसा कर लिया। राकेश ने एक मसीहा बनकर प्रिया से दोस्ती की। उसने प्रिया को एक और भी महंगे हाई प्रोफाइल क्लब में काम करने के लिए मजबूर किया। उसने प्रिया की मां की बीमारी की कमजोरी का फायदा उठाया। प्रिया को कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखाया गया। वह बस राकेश के इशारों पर काम करती रही, एक गुलाम की तरह। उसे कभी सैलरी नहीं मिली, बल्कि लेट आने, ठीक से सर्विसेज न देने जैसे बहानों से पैसे काटे जाते रहे और कर्ज कभी कम नहीं हुआ। आज मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए भागने की कोशिश की। मैं बस मां के पास जाने के लिए टिकट के पैसे उधार लेना चाहती थी। मैं सब कुछ छोड़कर वापस पुणे जाना चाहती थी। लेकिन प्रिया की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आदिरा ने चुपचाप उसे नैपकिन दिया, लेकिन उसकी बात नहीं काटी। आदिरा के मन में गुस्सा, दया और सहानुभूति जैसी कई भावनाएं थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत झील की तरह था। वह जानती थी कि प्रिया को इस समय भावनात्मक सहारे से ज्यादा इस बात के यकीन की जरूरत है कि यह सब खत्म हो सकता है। मनाती साथ हाथी संपद चार है। थोड़ी देर रोने के बाद प्रिया ने सिर उठाया। अब मैं क्या करूं? वो आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे फिर से ढूंढ लेगा। प्रिया के डरे हुए सवाल पर आदिरा ने आखिरकार मुंह खोला। मुझे कुछ बातें जाननी हैं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन सवाल चाकू की तरह तेज थे। जिस जगह तुम काम करती हो उसका सही पता क्या है? जुहू में अप्सरा नाम की जगह है। वह सिर्फ सदस्यों के लिए है, इसलिए बाहर कोई बड़ा बोर्ड भी नहीं है। तुम्हारे अलावा वहां और भी लड़कियां हैं तुम्हारी जैसी ही स्थिति में? प्रिया ने कुछ देर झिझकने के बाद सिर हिलाया। हां, ज्यादातर मेरी तरह ही कर्ज में डूबी हैं। हम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन सब परेशान दिखती हैं। राकेश के अलावा। क्या तुमने कभी उसके ऊपर किसी को, जैसे किसी मालिक को देखा है? नहीं, हमेशा राकेश भैया। मेरा मतलब है वो आदमी ही आता था और पैसे ले जाता था। हमने कभी मालिक को नहीं देखा। आदिरा ने सिर हिलाया। यह एक संगठित अपराध का तरीका था। असली सरगना पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। यह सिर्फ गुंडों का गिरोह नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित और चालाक आपराधिक नेटवर्क था। ठीक है, आखिरी सवाल। आदिरा थोड़ा आगे झुकी और प्रिया की आंखों में सीधे देखा। क्या तुम सच में यह सब खत्म करना चाहती हो? क्या तुम अपनी जिंदगी वापस पाना चाहती हो? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह पूछना था कि क्या वह आने वाली लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार है। प्रिया ने आदिरा की आंखों में एक विश्वास देखा। कुछ पल की झिझक के बाद उसने अपने आंसू पोंछे और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत आवाज में जवाब दिया। हां, मैं यह सब खत्म करना चाहती हूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। जैसे ही आदिरा को यह जवाब मिला, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मिशन का लक्ष्य तय हो गया। अब उसके तरीके से काम करने का समय था। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आदिरा ने आसपास देखकर अपनी आवाज धीमी की। पहले हम यहां से एक सुरक्षित जगह पर जाएंगे, और आज रात तुम अप्सरा जाओगी जहां तुम्हें काम करना था। क्या आप मुझे वहां वापस जाने के लिए कह रही हैं? मैं डर के मारे नहीं जा सकती। प्रिया घबरा गई। आदिरा ने उसे शांत करते हुए कहा, बेशक तुम अकेले नहीं जाओगी। आदिरा की आंखें ठंडी चमक से भर गईं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एक ग्राहक के तौर पर उसकी योजना साहसी और खतरनाक थी। वह दुश्मन के अड्डे में सीधे घुसने वाली थी। तुम बस हमेशा की तरह बर्ताव करना, और वहां जो कुछ भी होता है उसे अपनी आंखों और कानों में भर लेना। राकेश, दूसरी लड़कियां, ग्राहक, सब पर नजर रखना। हमें आज रात यह पता लगाना है कि असली मालिक कौन है। यह एक बचाव अभियान होने के साथ साथ एक जासूसी मिशन भी था। आदिरा अब सिर्फ राकेश जैसे एक गुंडे को सबक सिखाकर संतुष्ट नहीं थी। उसने उन लड़कियों को निराशा के दलदल में धकेलने वाले इस विशाल अपराध के सरगना को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया था। प्रिया ने डर और उम्मीद से मिली जुली नजरों से आदिरा को देखा। यह अनजान महिला उसे कहां ले जा रही थी, लेकिन एक बात तय थी, उसका आना प्रिया की नर्क जैसी जिंदगी में उम्मीद की पहली किरण थी। कैफे से निकलकर आदिरा सबसे पहले प्रिया को जुहू के पास एक बिजनेस होटल में ले गई। अपने कार्ड से पेमेंट करने के बाद उसने प्रिया को कार्ड देते हुए कहा, यहीं रुको और कहीं मत जाना जब तक मैं फोन न करूं।
किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, समझी? जी। लेकिन आप ठीक तो रहेंगी? वे लोग बहुत बुरे हैं। अब प्रिया आदिरा को दीदी कहने लगी थी। इतने कम समय में आदिरा ही उसका एकमात्र सहारा बन गई थी। बुरे तो हैं, लेकिन मजबूत नहीं। असली मजबूत लोग कमजोरों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। आदिरा ने प्रिया के कंधे को थपथपाया और होटल से निकल गई। अब अकेले उसके कदमों में कोई झिझक नहीं थी। वह एक सुनसान गली में गई और अपना स्मार्टफोन निकाला। एक नंबर डायल करने के कुछ ही देर बाद एक युवा लड़के की चंचल आवाज सुनाई दी। कौन? मैं हूं, आदिरा। पल भर में फोन के दूसरी तरफ की आवाज बदल गई। चंचलता की जगह एक अनुशासित सैनिक की आवाज आई। जय हिंद मेजर साहिबा। आप? क्या हुआ? यह समीर जोशी था, 3 साल पहले सेना छोड़ चुका एक पूर्व हवलदार, जो आदिरा की यूनिट में कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट था। वह आदिरा के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक था और अब गुड़गांव में एक आईटी सिक्योरिटी कंपनी में काम करने वाला देश का शीर्ष एथिकल हैकर था। यह एक निजी काम है। समीर, क्या तुम मदद कर सकते हो? बस हुक्म दीजिए मेजर साहिबा। आपके लिए तो मैं नर्क में भी चला जाऊंगा। नर्क में मैं जाऊंगी, तुम्हें बस रास्ता दिखाना है। आदिरा मुद्दे पर आई। बिच्छू गैंग नाम सुना है? बिच्छू गैंग? नहीं साहिबा, यह किसी आधिकारिक गिरोह का नाम नहीं लगता। मुझे भी यही लगा था। तो फिर राकेश नाम और जुहू में अप्सरा नाम का एक क्लब। इन 2 कीवर्ड्स से खोज शुरू करो। पैसे का लेन देन, जुड़े हुए लोग और उनके पीछे कौन है। जो कुछ भी निकाल सकते हो निकालो। तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। समझ गया साहिबा, काम शुरू करता हूं। जय हिंद। समीर ने बिना किसी सवाल के आदेश का पालन किया। आदिरा जानती थी कि वह कम से कम जानकारी से ज्यादा नतीजे निकालेगा। अब अगली तैयारी का समय था। अप्सरा एक वीआईपी क्लब था। उसकी लिनेन शर्ट और जीन्स वाली पोशाक में उसे दरवाजे पर ही रोक दिया जाता। उसे दुश्मन के अड्डे में घुसने के लिए एक सही भेस की जरूरत थी। आदिरा ने टैक्सी ली और बांद्रा के एक महंगे शॉपिंग एरिया में पहुंच गई। कुछ डिजाइनर स्टोर देखने के बाद उसकी नजर एक ड्रेस पर पड़ी। गहरे नेवी ब्लू रंग की सिल्क स्लिप ड्रेस, जो शरीर के आकार को उभारती थी। पीठ काफी खुली थी, लेकिन ड्रेस शालीन लग रही थी। जिसने अपनी पूरी जिंदगी वर्दी और ट्रेनिंग के कपड़ों में बिताई हो, उसके लिए यह बहुत अजीब था। लेकिन आज के मिशन के लिए यह एकदम सही भेस था। उसने बिना झिझक के वह ड्रेस, उससे मेल खाती स्टिलेटो हील्स और एक छोटा क्लच बैग खरीद लिया। मिशन के लिए खर्च करने में वह कभी कंजूसी नहीं करती थी। कपड़े बदलकर जब वह शीशे के सामने खड़ी हुई, तो वहां सादे कपड़ों वाली सैनिक आदिरा नहीं थी। बिखरे बाल और हल्के मेकअप में वह मुंबई की हाई सोसाइटी की एक अमीर महिला लग रही थी। लेकिन उस खूबसूरत चेहरे के पीछे उसकी आंखें अब भी एक भूखे बाघ की तरह चमक रही थीं। तभी एक वाइब्रेशन के साथ समीर का मैसेज आया। एक एन्क्रिप्टेड फाइल। आदिरा पास के एक लाउंज में बैठी और लैपटॉप पर फाइल खोली। समीर का काम शानदार था। सिर्फ 2 घंटे में उसने कमाल की जानकारी निकाल ली थी। बिच्छू गैंग का कोई अस्तित्व नहीं था। यह सिर्फ राकेश जैसे गुंडों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक नकली नाम था। अप्सरा कागजों पर एक रेस्टोरेंट के रूप में रजिस्टर्ड था, लेकिन उसका असली मालिक राठौर ग्रुप नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी और राठौर ग्रुप का चेयरमैन था विक्रम राठौर। विक्रम राठौर एक पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो अब एक शक्तिशाली व्यवसायी था। कानून और व्यापार जगत में उसकी गहरी पैठ थी। उसके बारे में कई अफवाहें थीं, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया था। राकेश तो विक्रम राठौर की विशाल सल्तनत का एक छोटा सा प्यादा था। अप्सरा उसका अड्डा था, जहां वह बड़े लोगों के साथ सौदेबाजी और गैर कानूनी काम करता था। मिल गया। आदिरा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। यह शिकार उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन वह डरी नहीं, बल्कि उसे एक रोमांच महसूस हो रहा था। एक सैनिक का, एक शिकारी का जुनून जाग रहा था। वह प्रिया के होटल लौटी और उसे नए खरीदे हुए कपड़े और मेकअप का सामान दिया। ये पहनो और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रिया को हैरान छोड़कर आदिरा ने खुद को आखिरी बार देखा। नेवी ब्लू सिल्क ड्रेस उसके फिट शरीर पर कमाल लग रही थी। उसने क्लच में अपना स्मार्टफोन, एक छोटा रिकॉर्डर और जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए एक विशेष उपकरण रख लिया।
सारी तैयारी हो चुकी थी। बाहर अंधेरा छा गया था और मुंबई की सड़कें रंगीन रोशनियों से जगमगा रही थीं। आदिरा ने प्रिया का कंधा पकड़कर कहा, डरो मत, तुम सिर्फ एक चारा हो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसने फोन पर समीर को कॉल किया। मैं हूं, अब अंदर जा रही हूं। दूसरी तरफ से समीर की तनाव भरी आवाज आई। ठीक है साहिबा, मैं सैटेलाइट मैप और अंदर के सीसीटीवी को हैक करके आपको लाइव जानकारी देता रहूंगा। सावधान रहिएगा, प्रिया पर नजर रखना। कुछ भी गड़बड़ हो तो तुरंत प्लान बी पर काम करना। याद रहेगा साहिबा। फोन रखकर आदिरा ने एक गहरी सांस ली। आज रात वह भारतीय सेना की मेजर आदिरा सिंह नहीं थी। वह कानून और व्यवस्था से परे एक कमजोर की रक्षा के लिए अपने पंजे बाहर निकालने वाली एक शेरनी थी। दो खूबसूरत महिलाएं होटल से बाहर निकलीं। एक निराशा के दलदल से अभी अभी निकली, एक डरी हुई हिरणी। दूसरी उस दलदल के मालिक का शिकार करने जा रही एक भूखी शेरनी। उनकी टैक्सी बिना किसी झिझक के मुंबई की रात के सबसे गहरे और घिनौने दिल की ओर बढ़ने लगी। जुहू का अप्सरा क्लब। जुहू की रात का अपना ही एक अलग अंदाज था। यहां शोरगुल के बजाय धीमी गति से चलती काली लग्जरी गाड़ियों की आवाजें थीं। महंगे शोरूम की चमकदार रोशनी सिर्फ उन लोगों के कपड़ों और गहनों पर पड़ रही थी। आदिरा की टैक्सी एक 5 मंजिला पत्थर की इमारत के सामने रुकी। बाहर कोई बोर्ड नहीं था, बस दरवाजे पर पीतल की एक छोटी प्लेट पर अप्सरा लिखा था। कान में ईयरपीस लगाए एक सूट बूट पहने आदमी ने दरवाजा खोला। उसकी नजरें एक स्कैनर की तरह आदिरा को ऊपर से नीचे तक तौल रही थीं। उसकी सिल्क ड्रेस की क्वालिटी, उसकी कलाई पर बंधी घड़ी का ब्रांड, पर्याप्त योग्यता। उसने तुरंत अपनी सतर्कता हटा दी और सम्मान से सिर झुकाया। आइए मैडम। आदिरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह आत्मविश्वास से कार से उतरी। उसके पीछे प्रिया डर से कांप रही थी, लेकिन आदिरा ने उसकी कमर को मजबूती से थाम लिया। भारी लकड़ी का दरवाजा खुला और अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। महंगी व्हिस्की, क्यूबन सिगार का धुआं और किसी अनजान फूल की तेज खुशबू। धीमी रोशनी में कुछ अमीर ग्राहक बैठे थे। उनकी बातचीत धीमी और हंसी सधी हुई थी, लेकिन आदिरा को पता था कि इस बनावटी शांति के नीचे सिर्फ हवस और हैसियत का खेल चल रहा है। जैसे ही वे अंदर आईं, काले रंग की ड्रेस पहने एक 40 वर्षीय महिला उनकी ओर बढ़ी। वह शायद वहां की मैनेजर थी। उसने प्रिया को देखकर थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन फिर आदिरा की प्रभावशाली उपस्थिति को देखकर रेशमी मुस्कान बिखेर दी। माफ कीजिए, आपको पहली बार देख रही हूं। क्या आपने बुकिंग कराई है? नहीं, सुना था यह अच्छी जगह है तो चली आई। क्या कोई कमरा नहीं है? आदिरा का लहजा थोड़ा घमंडी था, लेकिन यहां यही तरीका काम करता था। मैनेजर को जरा भी बुरा नहीं लगा। ऐसी कोई बात नहीं मैडम, आपके लिए तो हमेशा एक कमरा तैयार है, लेकिन यह लड़की। उसकी नजर फिर प्रिया पर गई। तभी अंदर से एक चीख सुनाई दी। कहां थी तू अब तक? प्रिया, तू सच में मरना चाहती है क्या? राकेश चिल्लाता हुआ आया। उसने प्रिया को देखते ही अपना आपा खो दिया और उसकी कलाई पकड़ ली। प्रिया का चेहरा फिर से डर से सफेद पड़ गया। जैसे ही राकेश ने हाथ उठाने की कोशिश की, उसका हाथ किसी चीज से टकराकर रुक गया। वह आदिरा की एक पतली उंगली थी। मेरे लोगों पर हाथ उठाने की आदत कहां से सीखी? आदिरा की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। राकेश ने मुड़कर आदिरा को देखा। यह वही औरत थी, लेकिन अब वह सिर से पांव तक एक ऐसी अमीरजादी लग रही थी जिस पर वह हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तू यहां कैसे? मैं कौन हूं यह छोड़ो। तुम अपने लोगों का ध्यान कैसे रखते हो कि वे सड़क पर भटकते मिले और मुझे उन्हें उठाकर लाना पड़े? क्या यही तुम्हारी सर्विस है? आदिरा ने प्रिया को राकेश की पकड़ से छुड़ाकर अपने पीछे कर लिया। फिर उसने क्लच से नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर उसके सामने लहराई। आज मैं अपने एक बहुत जरूरी पार्टनर को यहां लाने लायक जगह है या नहीं, यह देखने आई हूं। सबसे महंगा कमरा दिखाओ, और हां, अगर दोबारा इस लड़की पर हाथ उठाया तो इन्हीं पैसों से मैं तुम्हारी बांह खरीद लूंगी। यह धमकी राकेश के लिए जादू की तरह काम कर गई। जरूरी पार्टनर, सबसे महंगा कमरा और आंखों के सामने नोटों की गड्डी। उसका गुस्सा पल भर में लालच में बदल गया। उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। माफ कीजिए मैडम,
मैं आपको पहचान नहीं पाया। इस तरफ आइए। गलियारे से गुजरते हुए आदिरा की आंखें लगातार घूम रही थीं। छत की लाइटें, शीशों के पीछे छोटे छेद और गमलों में छिपे कैमरे। वह समझ रही थी कि इस इमारत की आंखें और कान कहां छिपे हैं। यह सारी जानकारी उसके कान में लगे एक छोटे से रिसीवर के जरिए मीलों दूर बैठे समीर के मॉनिटर पर जा रही थी। समीर, कॉरिडोर में 12 कैमरे हैं, ज्यादातर क्रॉस सर्विलांस पर हैं। इमरजेंसी एग्जिट पर हीट सेंसर भी है। यहां से सामान्य तरीके से निकलना नामुमकिन है। यह एक किला है, आदिरा ने सोचा। यह सिर्फ एक क्लब नहीं था, यह पूरी सुरक्षा और नियंत्रण में चलने वाला एक गुप्त महल था। वे सबसे अंदर वीवीआईपी एक लिखे कमरे में पहुंचे। कमरा किसी बड़े अपार्टमेंट के लिविंग रूम जितना बड़ा था। महंगे सोफे, वाइन सेलर और ऑडियो सिस्टम, पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज वहां थी। बैठते ही राकेश ने दिखावे के लिए 5-6 और लड़कियों को लाइन में खड़ा कर दिया। प्रिया को सबसे आखिर में खड़ा किया गया। यह ग्राहक को उसकी हैसियत दिखाने का एक घटिया तरीका था। आदिरा ने सोफे पर आराम से बैठकर लड़कियों को देखा। सब बनावटी सोफे, आधी सोफे मुस्कान के साथ उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही थीं। एक लड़की हिम्मत करके आदिरा के पास आई। मैडम, आज मैं आपका मूड बना दूंगी, चुप रहो। आदिरा ने उसे रोक दिया। जब तक मैं न बुलाऊं कोई मुंह नहीं खोलेगा। सब बाहर जाओ। उसने उंगली से सिर्फ प्रिया की ओर इशारा किया। इसे छोड़कर फिर उसने मेन्यू से सबसे महंगी विस्की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह एक बोतल लाओ, बर्फ नहीं चाहिए। राकेश खुद शराब परोसने लगा, लेकिन आदिरा ने उसे रोक दिया। यह तुम्हारा काम नहीं है। प्रिया, तुम डालो और मेरे बगल में बैठो। प्रिया ने कांपते हाथों से गिलास भरा। राकेश यह देखकर मन ही मन खुश हुआ। यह पागल औरत पैसे लुटाकर चली जाए तो अच्छा है। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने लगा, आदिरा की धीमी आवाज ने उसे रोक दिया। 1 मिनट। जी मैडम, कुछ और चाहिए? तुम्हें नहीं, यहां के असली मालिक से मिलना है। आदिरा ने ऐसे कहा जैसे वह किसी रेस्टोरेंट में शेफ को बुला रही हो। आज मैं शायद बहुत पैसे खर्च करने वाली हूं और मैं नहीं चाहती कि मेरा पैसा किसी ऐसे वैसे मैनेजर की जेब में जाए, समझे? उस पल राकेश के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे खतरे का एहसास हुआ। यह महिला सिर्फ एक नकचढ़ी ग्राहक नहीं थी, यह एक शिकारी थी जो सीधे राजा को पकड़ने आई थी। साहब अभी यहां नहीं है, वह बहुत व्यस्त रहते हैं। राकेश घबराकर बड़बड़ाने लगा। आदिरा ने उसकी हालत का मजा लेते हुए व्हिस्की का गिलास उठाया। हां, व्यस्त तो होंगे ही, बड़े लोग व्यस्त ही रहते हैं। वह पीछे हटती हुई लगी। जैसे ही राकेश ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, आदिरा ने कहा, लेकिन सुना है बांद्रा में औरम नाम का एक नया क्लब खुला है। वहां का मालिक खुद मेहमानों से मिलता है। मेरा पार्टनर थोड़ा नकचढ़ा है, उसे ऐसी छोटी छोटी बातें पसंद आती हैं। जिस जगह का मालिक चेहरा नहीं दिखा सकता, वहां मैं करोड़ों का सौदा कैसे करूंगी? गलत कहा क्या मैंने? आदिरा ने समीर द्वारा भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करते हुए अप्सरा के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी का नाम लिया, साथ ही करोड़ों के सौदे का एक जहरीला सेब भी फेंक दिया। राकेश के दिमाग में उथल पुथल मच गई। यह मामला उसके नियंत्रण से बाहर था। अगर यह ग्राहक औरम चला गया तो मालिक का गुस्सा उसी पर उतरेगा, उसकी नौकरी जा सकती थी। यह बात दून हारी एम मैन तम। बस 1 मिनट रुकिए मैडम, मैं पूछता हूं। आखिरकार उसने हार मान ली। वह कोने में जाकर किसी को फोन करने लगा। उसकी आवाज में अब बहुत ज्यादा सम्मान था। आदिरा ने उसे नजरअंदाज करते हुए प्रिया से कहा, प्रिया, तुम एक ड्रिंक लोगी? जी नहीं, रिलैक्स करो, अब यह सब जल्द ही खत्म होने वाला है। उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास था। कुछ मिनट बाद राकेश एक उड़े हुए चेहरे के साथ वापस आया। उसकी आंखों में अब आदिरा के लिए डर था। मिस्टर भार्गव थोड़ी देर में यहां आ रहे हैं। भार्गव यानी मालिक का दाहिना हाथ, इस सल्तनत का असली मैनेजर, आदिरा ने अनुमान लगाया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा चुपचाप खुला और एक आदमी अंदर आया। वह राकेश की तरह कोई आवारा कुत्ता नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित शिकारी कुत्ता था। फिटिंग का ग्रे सूट, सलीके से संवारे बाल और सोने के फ्रेम वाला चश्मा। चश्मे के पीछे उसकी आंखें भावहीन थीं।
35 साल का वह आदमी। उसने अपना परिचय मिस्टर भार्गव के रूप में दिया। लगता है हमारी मेहमान को काफी असुविधा हुई। यह लड़का अभी नया है, गलतियां कर देता है, कृपया माफ कर दीजिएगा। भार्गव ने आते ही राकेश की तरफ से माफी मांगी, लेकिन उसकी आंखें नहीं मुस्कुरा रही थीं। वह एक स्कैनर की तरह आदिरा को पढ़ रहा था। यह औरत कौन है और इसका असली मकसद क्या है? नया होना समस्या नहीं है, समस्या परवरिश की है। मैं अपने पार्टनर के लिए एक शांत और सुरक्षित जगह ढूंढ रही हूं। अगर यहां काम ऐसे होता है तो यह मुश्किल है। आदिरा ने भी सीधे उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। अगर आप बता सकें कि आपके पार्टनर कौन है तो हम उनके हिसाब से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यह एक सवाल नहीं, बल्कि उसकी पहचान जानने की कोशिश थी। कान में लगे ईयरपीस से समीर की आवाज आई। सिंगापुर का टेमासेक होल्डिंग्स हाल ही में मुंबई की रियल एस्टेट में भारी निवेश कर रहा है। उससे जुड़े सवाल जवाब भेज रहा हूं। सिंगापुर के टेमासेक होल्डिंग्स से हैं। नाम है विलियम तान। उन्हें यहां की प्रॉपर्टी में बहुत दिलचस्पी है, खासकर उन प्रॉपर्टीज में जो गैर आधिकारिक तौर पर बिकती हैं। शायद आपके मालिक ने भी उनका नाम सुना होगा। आदिरा ने समीर की जानकारी के आधार पर बिना झिझक के झूठ बोला। उसके आत्मविश्वास और सटीक जानकारी से भार्गव की आंखों में पहली बार हल्की सी हलचल हुई। यह औरत सच में कोई बड़ी हस्ती हो सकती है। भार्गव ने विषय बदलते हुए प्रिया की ओर इशारा किया। आप इस जैसी लड़की के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? हमारे पास और भी बेहतर लड़कियां हैं। यह उसकी कमजोरी जानने की एक परीक्षा थी। आदिरा हंसी। मैं अपनी इस्तेमाल की हुई चीजों पर किसी और का हाथ बर्दाश्त नहीं करती। आदत थोड़ी खराब है, लेकिन पुरानी है। उसने प्रिया को एक चीज कहकर भार्गव की परीक्षा को नाकाम कर दिया। और हां, विलियम को साफ सुथरा काम पसंद है। चाहे पैसा हो या लोग, बाद में कोई झंझट नहीं चाहिए। मैंने सुना है आप लोग वैसी सर्विस भी देते हैं, है ना? उसने सर्विसेज शब्द पर जोर दिया। भार्गव की आंखों की चमक फिर बदल गई। वह समझ गया कि यह सिर्फ मेहमान नवाजी की बात नहीं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गैर कानूनी कामों की बात हो रही है। यह एक खतरनाक पेशकश थी, लेकिन इसमें बड़े मुनाफे का लालच भी था। भार्गव कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने आदिरा से इजाजत लेकर बाहर चला गया। शायद वह अपने असली मालिक को रिपोर्ट करने गया था। कुछ मिनट बाद भार्गव वापस आया। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सा उत्साह और तनाव था। ठीक है हमारे साहब, आप जैसे किसी मेहमान से जरूर मिलना चाहेंगे। उसने एक पल रुककर कहा। वह आज इत्तेफाक से यहीं पास में है। क्या मैं उन्हें यहां ले आऊं? आखिरकार मकड़ी के जाले का मालिक खुद सामने आने वाला था। भार्गव के जाने के बाद कमरे में एक घुटन भरी खामोशी छा गई। राकेश भी उसके कहने पर बाहर चला गया था। दरवाजे के बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जल्द ही इस कमरे का, इस विशाल किले का राजा आने वाला था। प्रिया डर के मारे पत्थर बन चुकी थी। आदिरा ने उसका हाथ हल्के से दबाया, जैसे उसे हिम्मत दे रही हो। उसने अपना पूरा ध्यान कान में लगे रिसीवर पर केंद्रित किया। समीर, कंफर्म करो कि विक्रम राठौर खुद है या नहीं। उसके गार्ड्स, हथियार और आने जाने का रास्ता, हर जानकारी निकालो। ठीक है साहिबा। डेटाबेस और लाइव सीसीटीवी से मिलान कर रहा हूं। उसके साथ 4 गार्ड्स हैं। सबके पास हैंडगन होने की संभावना है। आदिरा का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। डर से नहीं, बल्कि एक बड़े शिकारी को सामने देखकर होने वाले रोमांच से। कुछ देर बाद भारी दरवाजा बिना किसी आवाज के खुला। पहले 2 विशाल शरीर वाले आदमी अंदर आए। उनके सूट के नीचे उनके मजबूत मुस्कुलोज साफ दिख रहे थे। उनकी आंखें भावहीन थीं और वे कमरे में किसी भी खतरे को भांप रही थीं। वे पूर्व सैनिक लग रहे थे। जब वे दोनों तरफ हटे तो एक आदमी ने कमरे में प्रवेश किया। उम्र लगभग 50 साल, अच्छी तरह से रखा गया शरीर, महंगा बिना ब्रांड का सूट। उसका व्यक्तित्व उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके ऑरा से झलक रहा था। सिर्फ उसकी मौजूदगी ही पूरे कमरे पर हावी हो गई थी। पूर्व पुलिस अधिकारी, राठौर ग्रुप का चेयरमैन विक्रम राठौर। समीर की आवाज आई। लक्ष्य की पुष्टि हुई। विक्रम राठौर ही है। सावधान रहिएगा साहिबा। विक्रम ने सीधे आदिरा को नहीं देखा। वह कमरे में ऐसे घूम रहा था जैसे वह उसका अपना स्टडी रूम हो। उसने वाइन सेलर से एक बोतल निकाली, दीवार पर लगी पेंटिंग को देखा। वह आदिरा और प्रिया को कमरे के फर्नीचर की तरह नजरअंदाज कर रहा था, यह दिखाने के लिए कि इस जगह का मालिक कौन है।
आखिरकार वह आदिरा के सामने वाले सोफे पर बैठ गया और पहली बार उससे आंखें मिलाईं। उसकी आंखें बहुत गहरी और ठंडी थीं। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने भार्गव से आपके बारे में सुना। उसकी आवाज नरम और सभ्य थी, लेकिन उसमें एक क्रूरता छिपी थी। मैं लोगों को पहचानने में माहिर हूं। आप कोई साधारण महिला नहीं है। बिजनेस करने वाला इंसान साधारण हो तो कैसे चलेगा? मिस्टर राठौर, आप भी अफवाहों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली लग रहे हैं। आदिरा उसके रौब में आए बिना मुस्कुराई। दो शीर्ष शिकारी एक दूसरे के इलाके को तौल रहे थे। आदिरा के क्लच में एक छोटा रिकॉर्डर इस ऐतिहासिक बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। विक्रम की नजर बगल में बैठी प्रिया पर गई। सिर्फ उसकी नजर पड़ते ही प्रिया डर से सिकुड़ गई। विक्रम यह देखकर बहुत हल्का लेकिन क्रूरता से मुस्कुराया। लगता है इस लड़की की वजह से आज कुछ हंगामा हुआ है। बेकार चीजों को जल्दी निपटा देना चाहिए। भार्गव अभी भी काम करने में कच्चा है। निपटा देना शब्द का खौफनाक मतलब समझकर प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। यह आदिरा की हिम्मत परखने की एक चेतावनी थी, लेकिन आदिरा की आंखों में कोई शिकन नहीं आई। उसने प्रिया के कंधे को और मजबूती से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कोई चीज बेकार है या नहीं, इसका फैसला उसका मालिक करता है, मिस्टर राठौर। उसने विक्रम को उसी के अंदाज में जवाब दिया। यह लड़की मुझे पसंद आ गई तो आज रात मैंने इसे खरीद लिया। अगर इस पर एक भी खरोंच आई तो ठीक नहीं होगा। अगर आप इसे बेचने को तैयार हैं तो मैं अच्छी कीमत दूंगी। कीमत बताइए। उसके खुलेआम उकसावे पर विक्रम के चेहरे का भाव पहली बार बदला। हैरानी और फिर दिलचस्पी। वह आदिरा को घूरता रहा। उसकी दुनिया में उसी के नियमों से, उसी से सीधे टकराने वाली यह पहली महिला थी। कमरे की हवा चाकू की तरह तेज हो गई थी। काफी देर की खामोशी के बाद विक्रम बोला। उसके होठों पर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और क्रूर मुस्कान थी। ठीक है, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन मैं कोई भी चीज बेचने से पहले हमेशा खरीदार की काबिलियत देखता हूं। उसने टेबल पर रखे शतरंज की ओर इशारा किया। आज रात हम एक खेल खेलेंगे। अगर मैं जीता तो यह लड़की और आपका बिजनेस दोनों मेरे होंगे, और अगर आप जीती तो मैं आपकी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा, चाहे वह इस लड़की की आजादी हो या आपका चाहा हुआ पैसा या फिर मेरी जान। विक्रम का प्रस्ताव सिर्फ एक शर्त नहीं थी, यह एक जानलेवा मुकाबले का ऐलान था। अब इस कमरे से दोनों में से कोई एक ही सब कुछ लेकर बाहर जाने वाला था। आदिरा को शैतान के इस खेल में एक खिलाड़ी के तौर पर उतरना ही था। विक्रम के खेल के प्रस्ताव ने कमरे की हवा को जमा दिया था। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। प्रिया डर के मारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, लेकिन आदिरा ने उसके प्रस्ताव को सीधे स्वीकार किया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक ठंडी लड़ाई की आग थी। ठीक है, मुझे यह खेल मंजूर है। आदिरा की अटूट स्वीकृति पर विक्रम संतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसने प्रिया की ओर इशारा किया। यह लड़की खेल में बाधा डालेगी, इसे कोने में बिठा दो। एक गार्ड प्रिया को कमरे के कोने में एक कुर्सी पर ले गया। अब वह खेल का दांव बन चुकी थी, जिसे यह सब देखना था। खेल आसान है। विक्रम ने शतरंज की बिसात को उनके बीच खींच लिया। हम शतरंज नहीं खेलेंगे, हम एक दूसरे के दिमाग को पढ़ेंगे। अपनी बारी पर हम मन में एक मोहरा चुनेंगे और उसकी एक चाल सोचेंगे। फिर उस चाल के बारे में हम सच या झूठ बोलेंगे। दूसरे को यह अंदाजा लगाना होगा कि वह सच है या झूठ। अगर सही अंदाजा लगाया तो उसे एक सवाल पूछने का हक मिलेगा, और पूछे गए सवाल का जवाब हमेशा सच देना होगा। यह दिमागी ताकत, दूरदर्शिता और सामने वाले के स्वभाव को पढ़ने की क्षमता का खेल था। पैसे या जान की बाजी लगाना बहुत पुराना हो गया। हम उससे ज्यादा कीमती चीज दांव पर लगाएंगे, जानकारी। विक्रम ने पहले काला घोड़ा उठाया। आदिरा ने सफेद घोड़ा अपने सामने रख लिया। पहली बारी विक्रम की थी। उसने कुछ पल आंखें बंद की, फिर आदिरा को घूरते हुए कहा, मेरा काला नाइट तुम्हारी क्वीन को पकड़ने के लिए 2 कदम आगे और 1 कदम तिरछे चलने को तैयार है। यह एक आक्रामक शुरुआत थी। उसने आदिरा को सीधे सीधे क्वीन मानकर उसे पकड़ने का इरादा जाहिर कर दिया था। आदिरा का दिमाग कंप्यूटर की तरह चलने लगा। यह अपनी ताकत दिखाना चाहता है तो पहली चाल एक चारा हो सकती है। समीर की आवाज आई। आंखों की पुतली और होठों के मामूली बदलाव के विश्लेषण के अनुसार 72% संभावना है कि यह झूठ है। झूठ, आदिरा ने सपाट आवाज में कहा। विक्रम के चेहरे पर पहली बार हैरानी आई। वह हंसा और अपने मन में सोचे हुए हाथी
रुक की ओर इशारा किया। सही जवाब। कमाल है। पहला सवाल पूछने का हक तुम्हारा हुआ। पहली बाजी आदिरा ने जीती। मिस्टर भार्गव तुम्हारे लिए कब से काम कर रहा है? यह एक सीधा सवाल था जिससे उसे उनकी वफादारी की गहराई का अंदाजा लगाना था। 10 साल हो गए, विक्रम ने ईमानदारी से जवाब दिया। जब मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ी थी, वह मेरे द्वारा निपटाए गए एक केस के आरोपी का बेटा था। मैंने उसे पाला, पोसा और वह एक वफादार कुत्ता बन गया। उसके जवाब में कोई भावना नहीं थी। अब मेरी बारी। विक्रम ने फिर आंखें बंद कीं। इस बार वह ज्यादा गंभीर था। मेरी क्वीन 3 कदम सीधे चलकर तुम्हारे किंग को निशाना बना रही है। 3 चालों में शह और मात। यह खेल खत्म करने का ऐलान था। समीर की आवाज आई। शारीरिक प्रतिक्रिया सामान्य है। 85% संभावना है कि यह सच है। लेकिन आदिरा ने अपने सहज ज्ञान पर भरोसा किया। पिछली बाजी हारने के बाद वह इस बार और चालाकी करेगा। वह चाहता है कि मैं यकीन करूं कि यह सच है। झूठ। आदिरा के जवाब पर विक्रम की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने मन में सोचे हुए प्यादे पौन को छुआ। फिर से सही सवाल पूछो। इस क्लब के जरिए हर महीने कितना काला धन सफेद किया जाता है? आदिरा का दूसरा सवाल और भी तीखा था। वह सीधे दिल पर वार कर रही थी। विक्रम कुछ देर झिझका, लेकिन खेल का नियम सच बोलना था। आधिकारिक तौर पर 50 करोड़, गैर आधिकारिक मिलाकर उसका 2 गुना समझ लो। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। अब तीसरी बारी विक्रम की थी। उसका अंदाजा बदल चुका था। वह गुस्से में था। मेरा बिशप तुम्हारे नाइट को पकड़ने के लिए तिरछे चला है। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। गुस्से में इंसान सीधी और सरल चाल चलता है। सच। आदिरा के जवाब देते ही विक्रम ने बिशप को नाइट की जगह पर रख दिया। हां, सच है। पहली बार जीतकर उसने भूखे भेड़िए की तरह आदिरा से सवाल पूछा। तुम हो कौन? तुम्हारी आंखें किसी आम इंसान की नहीं है। इन आंखों ने कई लोगों को मरते देखा है। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कोई तकनीक नहीं दे सकती थी। आदिरा ने कुछ पल की खामोशी के बाद उसकी आंखों में देखकर कहा, अपनों को बचाने के लिए कभी कभी कुछ भी करना पड़ता है। यह झूठ नहीं था। यह एक सैनिक के रूप में उसकी जिंदगी का सच था। अब आखिरी राउंड था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कहा, मेरा आखिरी बचा हुआ हाथी तुम्हारे किंग की ओर सीधा बढ़ रहा है। यह शह और मात है। आदिरा ने बिसात और उसके चेहरे को देखा। तुम जैसे लोग अपने राजा को कभी खतरे में नहीं डालते। झूठ। विक्रम का चेहरा बिगड़ गया। उसने अपने मन में सोचे हुए किंग की ओर इशारा किया, जो वह एक कदम बचाकर सुरक्षित जगह ले जा रहा था। उसकी सारी आक्रामकता एक दिखावा थी। तुमने यह कैसे किया? तुम जैसे लोग बाकी सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन खुद को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। अब आदिरा के आखिरी सवाल की बारी थी, जो इस खेल और इस कहानी को खत्म करने वाला था। तुम्हारे सारे गैर कानूनी कारोबार के असली बही खातों वाले सर्वर की लोकेशन और एक्सेस कोड बताओ। उस पल विक्रम के चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। वह कुछ देर आदिरा को घूरता रहा, फिर पागलों की तरह हंसने लगा। हां हां हां, बहुत मजा आया। बहुत दिलचस्प खेल था। लेकिन उसकी हंसी अचानक रुक गई। खेल अब खत्म हो गया है। उसने चुटकी बजाई और कमरे का दरवाजा जोर से खुला। बाहर इंतजार कर रहे गार्ड्स अंदर घुस आए। भार्गव, राकेश और कई और लोग। कमरे में जानलेवा माहौल बन गया। खेल की बिसात खत्म हो चुकी थी और असली जंग शुरू हो गई थी। पकड़ लो इस औरत को। विक्रम के आदेश देते ही एक गार्ड आदिरा की ओर दौड़ा। उसने सोचा कि वह उसे आसानी से काबू कर लेगा। यह उसकी आखिरी गलती थी। आदिरा अपनी जगह से उठी भी नहीं। उसने बैठे बैठे ही उस आदमी का पैर फंसा दिया। जैसे ही वह आदमी आगे गिरा, आदिरा ने टेबल पर रखी भारी लकड़ी की शतरंज की बिसात को उसकी तरफ लात मारी। एक जोरदार आवाज के साथ बिसात का कोना उस आदमी के चेहरे पर लगा। वह बिना चीखे ही जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। यह पागल है। दूसरा गार्ड अपनी डंडी निकालते हुए दौड़ा। आदिरा फुर्ती से उठी और पास रखी विस्की की बोतल उठा ली। उसने हमले से बचने के बजाय हमलावर की ओर कदम बढ़ाए। उसने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और जोड़ को तोड़ दिया और दूसरे हाथ से विस्की की बोतल उसके सिर पर दे मारी। धमाक की आवाज के साथ बोतल टूट गई और शराब और खून चारों ओर फैल गया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया।
दो प्रशिक्षित गार्ड्स बिना किसी मुकाबले के ढेर हो गए। कमरे में मौजूद हर कोई यह देखकर सन्न रह गया। यह लड़ाई नहीं, एक तरफा शिकार था। आदिरा की लड़ने की शैली दिखावटी नहीं थी। कम से कम हरकत में शरीर के कमजोर हिस्सों पर सबसे घातक हमले। उसने लड़ना नहीं, मारना सीखा था। गोली चलाओ बेवकूफों, विक्रम चिल्लाया। लेकिन भार्गव और दूसरे गार्ड्स हिले नहीं। इतनी छोटी जगह में गोली चलाना खुदकुशी करने जैसा था। राकेश टूटी हुई कुर्सी का एक पाया लेकर आदिरा की ओर दौड़ा। आदिरा ने उसका सामना करने के बजाय पास रखे एक भारी स्पीकर को लात मारकर गिरा दिया। स्पीकर राकेश के पैर पर गिरा और वह चीखता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। आदिरा ने बिना किसी झिझक के उसके पास जाकर उसकी बांह को अपने पैर से कुचलकर तोड़ दिया। कमरे में दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। बाकी गार्ड्स के चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। आदिरा ने इस मौके का फायदा उठाकर कोने में कांप रही प्रिया की ओर दौड़ लगाई। उसका पहला लक्ष्य प्रिया को सुरक्षित करना था, लेकिन विक्रम ने भी यही सोचा था। जैसे ही आदिरा प्रिया के पास पहुंची, विक्रम ने कायरता से प्रिया को अपनी बाहों में जकड़कर उसे बंधक बना लिया। वहीं रुक जाओ, विक्रम ने एक हाथ में छोटा चाकू निकालकर प्रिया की गर्दन पर रख दिया। एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इस लड़की की गर्दन पर एक खूबसूरत निशान बना दूंगा। बाजी फिर पलट गई। आदिरा को कुछ कदम दूर रुकना पड़ा। एक औरत की वजह से मेरी सालों की मेहनत से बनी सल्तनत बर्बाद होने वाली थी। बौखलाया हुआ विक्रम चिल्लाया। कौन है तू? बोल। बताया तो था, तुम जैसे कचरे को साफ करने आई हूं। क्या तू सेना से है या किसी खुफिया एजेंसी से? इससे पहले कि विक्रम अपनी बात पूरी कर पाता, मेजर साहिबा, अब 3, 2, 1 समीर की आवाज आई। पल भर में कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। घना अंधेरा छा गया। साथ ही स्पीकर से कानों को फाड़ देने वाला शोर बजने लगा। फायर अलार्म बजने लगे और छत से पानी की बौछारें गिरने लगीं। समीर ने बिल्डिंग के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था। शोर और अफरा तफरी के बीच जैसे ही विक्रम की पकड़ प्रिया पर ढीली पड़ी, आदिरा ने हरकत की। अंधेरे में भी उसके प्रशिक्षित गिया क्वान सेंसेस प्रकाश से परे देख सकते थे। उसने सिर्फ आवाज और हवा के बहाव से विक्रम की सटीक स्थिति का पता लगा लिया। विक्रम को बस ऐसा लगा जैसे हवा का एक काला झोंका उसके पास से गुजरा। उसकी कलाई में तेज दर्द हुआ और प्रिया उसकी पकड़ से छूट गई। अगले ही पल उसकी ठुड्डी पर एक जोरदार प्रहार हुआ और वह बेहोश हो गया। जब इमरजेंसी लाइटें जलीं तो कमरे का नजारा बदल चुका था। विक्रम जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके आदमी दर्द से कराह रहे थे। और बीच में आदिरा डरी हुई प्रिया को अपने पीछे छिपाए खड़ी थी और उसके सामने सिर्फ भार्गव खड़ा था। भार्गव के हाथ में एक छोटी पिस्तौल थी, लेकिन वह उसे आदिरा पर तान नहीं सका। उसने अंधेरे में आदिरा की अलौकिक फुर्ती को देखा था। उसने समझ लिया था कि यह लड़ाई खत्म हो चुकी है। तुम जानते हो तुम्हारे बॉस के बही खाते कहां हैं? आदिरा ने धीमी आवाज में पूछा। अगर अभी दे दिए तो तुम इस कमरे से चलकर बाहर जा सकते हो, लेकिन अगर 10 सेकंड से ज्यादा सोचा तो तुम भी उन्हीं की तरह लेटे हुए मिलोगे। भार्गव कुछ देर झिझका। वफादारी और जान बचाने की इच्छा के बीच एक छोटा सा संघर्ष हुआ। अंत में उसने अपनी जान चुनी। उस पेंटिंग के पीछे एक गुप्त तिजोरी है। उसके विश्वासघात के साथ विक्रम राठौर की सल्तनत का अंत हो गया था। मिस्टर भार्गव की उंगली ने कमरे की दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग की ओर इशारा किया। उसने कांपते हाथों से फ्रेम के एक कोने को दबाया और दीवार का एक हिस्सा खुलकर एक तिजोरी सामने आ गई। भार्गव ने परिचित अंदाज में तिजोरी खोली। अंदर कुछ फाइलें और एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रखी थी। विक्रम राठौर के साम्राज्य का दिल, उसके हर गैर कानूनी काम का रिकॉर्ड, सब कुछ इसी में है। देश विदेश के बैंक खाते, रिश्वत की लिस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते, सब कुछ। आदिरा ने हार्ड ड्राइव और फाइलें ले लीं। उसने उन्हें अपने क्लच में रखते हुए कहा, जाओ और दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना। भार्गव ने एक पल के लिए आदिरा और जमीन पर पड़े विक्रम को देखा, फिर बिना पीछे मुड़े कमरे से निकल गया। अब कमरे में आदिरा, प्रिया और बेहोश या दर्द से कराहते हुए आदमी ही बचे थे। फायर अलार्म बंद हो गया था, लेकिन पानी से फर्श भीग चुका था। टूटे हुए शीशे और खून के धब्बे मिलकर एक भयानक दृश्य बना रहे थे। तुम ठीक हो? आदिरा ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। प्रिया ने जवाब देने के बजाय आदिरा को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यह डर, राहत
और कृतज्ञता का मिला जुला रोना था। आदिरा चुपचाप उसकी पीठ सहलाती रही। थोड़ी देर बाद जब प्रिया शांत हुई तो आदिरा ने अपना फोन निकाला। उसने पुलिस या एम्बुलेंस को फोन नहीं किया। उसने एक ऐसा नंबर मिलाया जो बहुत कम लोग जानते थे। 2 रिंग बजने से पहले ही दूसरी तरफ से एक अनुशासित आवाज आई। सिक्योर लाइन, मिलिट्री इंटेलिजेंस, कर्नल अर्जुन वर्मा। मैं हूं आदिरा। मेजर साहिबा। आप? क्या हुआ? कर्नल वर्मा पहले आदिरा की टीम में एक ऑफिसर थे। अब वह मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक महत्वपूर्ण पद पर थे। यह एक निजी अनुरोध भी हो सकता है और एक आधिकारिक मिशन भी। तुम्हारे पास अभी कितनी फोर्स है? हुक्म दीजिए साहिबा। आपके आदेश पर 10 मिनट में एक पूरी टीम भेज सकता हूं। उतनी जरूरत नहीं है, एक छोटी कुशल टीम काफी होगी। मैं तुम्हें पता भेज रही हूं। 20 मिनट में पहुंचकर इलाके को सील कर दो, मीडिया और पुलिस से पहले। यह एक बहुत बड़ा क्राइम सीन है। समझ गया साहिबा? तुरंत निकलता हूं। आदिरा ने फोन काट दिया। उसने पुलिस की धीमी जांच या राजनीतिक दबाव की किसी भी संभावना को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था। चलो अब यहां से निकलते हैं। आदिरा प्रिया को लेकर बाहर निकली। कॉरिडोर में अफरा तफरी मची हुई थी। फायर अलार्म की वजह से ग्राहक और कर्मचारी बाहर भाग रहे थे। किसी ने भी खून और पानी से लथपथ आदिरा और प्रिया पर ध्यान नहीं दिया। इमारत से बाहर आते ही ठंडी रात की हवा ने उनका स्वागत किया। प्रिया को अब जाकर एहसास हुआ कि वह जिंदा है, कि वह उस नर्क से बाहर आ चुकी है। कुछ ही देर में दूर से सायरन की आवाजें आने लगीं। ये पुलिस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं थीं। ये चुपचाप लेकिन तेजी से चलती काली वैन थीं। मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम। गाड़ियों ने पल भर में अप्सरा क्लब को घेर लिया। काले कपड़ों में कमांडो इमारत में घुसने लगे। यह दृश्य किसी एक्शन फिल्म जैसा था। आदिरा और प्रिया उस हंगामे को पीछे छोड़कर एक शांत गली में चले गए। प्रिया ने उस अविश्वसनीय दृश्य को देखते हुए आदिरा से पूछा, दीदी अब सब खत्म हो गया है ना? आदिरा काफी देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से प्रिया की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें रात के आसमान से भी ज्यादा गहरी थीं। नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा, अभी यह खत्म नहीं हुआ है। विक्रम राठौर जैसे विशाल सांप का सिर कट गया था, लेकिन उसका धड़, जो इस शहर के और भी गहरे अंधेरों में फैला था, अभी भी जिंदा था। अप्सरा की लिस्ट में शामिल कई शक्तिशाली लोगों के नाम। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। आदिरा की छुट्टी उसकी इच्छा के विरुद्ध एक बड़े अपराध की जड़ों को उखाड़ने वाले युद्ध में बदल चुकी थी। सायरन और चमकती बत्तियों का शोर जैसे जैसे दूर होता गया, मुंबई की रात फिर से सामान्य होने लगी। आदिरा प्रिया को एक शांत रिहायशी इलाके में एक साधारण दिखने वाली इमारत के सामने ले गई। यह मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक सेफ हाउस था। अंदर चलो, अब तुम सुरक्षित हो। अंदर का माहौल अप्सरा की भव्यता के बिल्कुल विपरीत बहुत ही सादा और कार्यात्मक था। कुछ फर्नीचर और हवा में कीटाणुनाशक की हल्की गंध। प्रिया ने अंदर आते ही राहत की सांस ली और उसके पैर कांपने लगे। वह वहीं बैठ गई। आदिरा ने उसे एक कंबल ओढ़ाया और फर्स्ट एड बॉक्स से दवा और पट्टी निकाली ताकि प्रिया की कलाई पर लगी खरोंच का इलाज कर सके। आदिरा के रूखे लेकिन कोमल हाथों का स्पर्श पाकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। यह शारीरिक चोट से ज्यादा महीनों बाद मिली पहली सच्ची देखभाल का असर था। थोड़ी देर बाद कर्नल वर्मा सेफ हाउस पहुंचे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आदिरा और उसके द्वारा दिए गए सबूतों को देखते हुए उनकी आंखों में गहरा सम्मान था। साहिबा, यह सब आपने अकेले किया? अकेले नहीं। अगर प्रिया की हिम्मत न होती तो यह नामुमकिन था। आदिरा ने सारा श्रेय प्रिया को दिया। कर्नल वर्मा ने प्रिया को सम्मान भरी नजरों से देखा और हार्ड ड्राइव को एक सुरक्षित बैग में रख लिया। यह तो एक खजाना है साहिबा। इसमें उन बड़े लोगों के नाम हैं जिनका हम सालों से पीछा कर रहे थे। व्यापार, कानून और मीडिया जगत में भूचाल आ जाएगा। ऊपर से दबाव आएगा। इस जांच को रोकने की कोशिश की जाएगी। क्या तुम संभाल लोगे? आदिरा ने पूछा। कर्नल वर्मा ने दृढ़ता से जवाब दिया, यही तो हमारा काम है साहिबा। देश को अंदर से खोखला करने वाले दुश्मनों को खत्म करना। हम इस रास्ते पर अंत तक जाएंगे, मैं वादा करता हूं। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कर्नल वर्मा चले गए। खाली सेफ हाउस में फिर से वे दोनों अकेले रह गए। लंबी रात खत्म हो रही थी।
और खिड़की से सुबह की पहली किरणें झांक रही थीं। अगले कुछ दिनों में देश में सचमुच भूचाल आ गया। समाचार चैनल लगातार राठौर ग्रुप के चेयरमैन विक्रम राठौर गिरफ्तार, जुहू वीवीआईपी क्लब गेट का पर्दाफाश जैसी खबरें चला रहे थे। आदिरा की हार्ड ड्राइव ने तहलका मचा दिया था। मौजूदा सांसद, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, बड़े उद्योगपति और मशहूर हस्तियों के नाम सामने आ रहे थे। रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और यहां तक कि पुराने अनसुलझे हत्या के मामलों में भी विक्रम राठौर का हाथ होने के सबूत मिले थे। इस तूफान के बीच आदिरा चुपचाप अपने वरिष्ठों के बुलावे का इंतजार कर रही थी। उसे भी किसी न किसी रूप में अपनी कार्रवाई की जिम्मेदारी लेनी थी। बुलावा उम्मीद से जल्दी आया। उसे रक्षा मंत्रालय में सेना प्रमुख के कार्यालय में बुलाया गया था। एक वरिष्ठ जनरल ने उसे बैठने का इशारा किया। कमरे में भारी खामोशी थी। जनरल ने कुछ देर तक आदिरा की सर्विस रिकॉर्ड और इस मामले की रिपोर्ट को देखा। मेजर आदिरा सिंह। जी सर, एक आम नागरिक के रूप में एक अनधिकृत ऑपरेशन करना सेना के नियमों का उल्लंघन है। क्या तुम्हारे पास कोई सफाई है? नहीं सर। क्या तुमने यह नहीं सोचा कि इस वजह से तुम्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है? तुमने अपनी 20 साल की मेहनत और सम्मान को दांव पर लगा दिया। मैं इसके लिए तैयार थी सर, लेकिन चाहे वर्दी में हों या नहीं, एक मुसीबत में पड़े नागरिक को नजरअंदाज करना एक सैनिक का धर्म नहीं है। आदिरा के जवाब पर जनरल के चेहरे पर पहली बार एक हल्का सा बदलाव आया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। क्या तुम जानती थी कि विक्रम राठौर हमारी सेना के अगले पीढ़ी के हथियार सौदे में भी घुसपैठ कर रहा था? वह हमारे सैन्य रहस्य विदेशों में बेचने की कोशिश कर रहा था। यह तुम्हारे दिए सबूतों से ही पता चला। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी सर। मेजर, तुमने सेना का कानून तोड़ा, लेकिन तुमने देश को बचाया। इस काम के लिए कोई आधिकारिक पुरस्कार नहीं मिलेगा। यह मिलिट्री इंटेलिजेंस की सफलता के रूप में दर्ज होगा, लेकिन अनौपचारिक रूप से सेना तुम्हारी कर्जदार है। वह आदिरा की ओर मुड़कर पहली बार हल्का सा मुस्कुराए। इसीलिए अगली बार अपनी छुट्टी की रिपोर्ट ऐसे मत लिखना। बहुत सिरदर्द होता है। अगली छुट्टी एक आदेश है और तुम्हें उसे ठीक से बिताना होगा, समझी? जी सर। इसके साथ ही सब कुछ समाप्त हो गया। उसे न सजा मिली न इनाम। कुछ महीने बीत गए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर आदिरा किसी को विदा करने आई थी। उसके सामने छोटे बालों और सादे कपड़ों में प्रिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब डर की जगह आत्मविश्वास था। तुम सच में ठीक रहोगी? यह एक मुश्किल रास्ता है, आदिरा ने पूछा। प्रिया मुस्कुराई। हां दीदी, आपकी वजह से मां का ऑपरेशन सफल रहा और मेरा सारा कर्ज भी उतर गया। विक्रम राठौर से जब्त किए गए पैसों से पीड़ितों के लिए एक फंड बनाया गया है। मुझे भी उसी से एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है। प्रिया ने अपने हाथ में रखा ज्वाइनिंग लेटर देखा। उस पर भारतीय सेना गैर कमीशन अधिकारी ट्रेनी प्रिया शर्मा लिखा था। मैं हर रात बुरे सपनों से डरती थी, खुद को बहुत कमजोर महसूस करती थी, लेकिन उस रात मैंने आपको देखा, अकेले ही हर अंधेरे से लड़ते हुए। तभी मैंने फैसला कर लिया। प्रिया ने सिर उठाकर सीधे आदिरा को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूं, एक ऐसी इंसान जो अपनी ताकत से दूसरों की रक्षा कर सके। अब मैं भागूंगी नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से लड़ूंगी। इसीलिए मैंने सेना में शामिल होने का फैसला किया। आदिरा चुपचाप प्रिया को देखती रही। उसे एहसास हुआ कि उसके एक छोटे से कदम ने किसी की जिंदगी में कितनी बड़ी लहर पैदा कर दी थी। उसने प्रिया का कंधा मजबूती से पकड़कर कहा, बहुत अच्छा फैसला है, तुम एक बेहतरीन सैनिक बनोगी। ट्रेन आई और प्रिया ने आखिरी सलाम किया। जय हिंद, मैं चलती हूं। आदिरा ने भी मुस्कुराकर उसका सलाम स्वीकार किया। ट्रेन के आंखों से ओझल हो जाने के बाद भी आदिरा कुछ देर प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी लंबी छुट्टी भी अब समाप्त हो चुकी थी। तभी उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज था, भेजने वाला अज्ञात। संदेश में सिर्फ एक जीपीएस लोकेशन और एक शब्द का आदेश था, 19.076 N 72.877 A। तैयार रहो, बी रेडी। उसकी आंखों की चमक पल भर में बदल गई। एक आम नागरिक की नरमी गायब हो गई और एक युद्ध कमांडर की
एक शेरनी की तेज आंखें लौट आईं। आदिरा ने मैसेज डिलीट किया और आसमान की ओर देखा। उसने चुपचाप शपथ ली, जब तक इस देश के अंधेरों में कोई भी दर्द में होगा, उसका युद्ध खत्म नहीं होगा। चाहे वह वर्दी में हो या न हो, वह हमेशा भारत की एक सैनिक रहेगी। वह मुड़ी और अपने अगले युद्ध क्षेत्र की ओर बिना किसी झिझक के चल पड़ी। देश के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करने वाली एक परछाई। उसका नाम था मेजर आदिरा सिंह।